इमेजिन कीजिए कि इंडिया के किसी छोटे से गांव में एक लोकल वीवर को अचानक से $20,000 का इंटरनेशनल एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल जाता है। ओ, राइट? हाँ, एक दशक पहले बिना हैवी कोलैटरल और कॉम्प्लेक्स पेपर वर्क के ये ऑर्डर फुलफिल करना लगभग नामुमकिन था। नामुमकिन ही था एक्चुअली। उनके पास वो बैंकिंग मशीनरी का सपोर्ट ही नहीं होता था। बिल्कुल। लेकिन आज एक मैसिव इनविजिबल डिजिटल मशीनरी इस सपने को सच में हकीकत बना रही है। जब हम जनरली गवर्नमेंट पॉलिसीज के बारे में सोचते हैं तो अक्सर वो ब्लैक एंड व्हाइट पेजेस और बोरिंग ब्यूरोक्रेसी का ख्याल आता है ना। फाइल्स, रेड टेप और स्लो प्रोसेस। एग्जैक्टली। लेकिन रियलिटी में देखा जाए तो ये डॉक्यूमेंट्स पूरे इकोनॉमिक लैंडस्केप को ट्रांसफॉर्म करने वाले लाइव गियर्स हैं। आज हम गवर्नमेंट स्कीम्स PT 365 पार्ट 1 फॉर UPSC प्रीलिम्स 2026 के मटेरियल को डीप डाइव करके डीकोड करने वाले हैं। और इसमें हमारा फोकस प्रॉपर्ली टारगेटेड होगा। हाँ, हमारा फोकस स्ट्रिक्टली मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और रूरल डेवलपमेंट एंड कॉमर्स की हाई इम्पैक्ट स्कीम्स पर होगा। जो लोग इस ट्रांसफॉर्मेटिव मशीनरी के मैकेनिक्स को प्रैक्टिकली समझना चाहते हैं, ये एनालिसिस उनके लिए एक मास्टर क्लास है। ओके, लेट्स अनपैक दिस। जरूर। तो इस पूरे एनालिसिस का सबसे फाउंडेशनल रूल ये है कि हमें इन अलग-अलग मिनिस्ट्रीज को आइसोलेटेड साइलोस की तरह ट्रीट नहीं करना है। मतलब अलग-अलग डब्बों में नहीं रखना है उन्हें। एग्जैक्टली। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर का कोई डेटा पॉइंट जनरेट होता है तो वही एग्जैक्ट डेटा फाइनेंस मिनिस्ट्री का इनपुट बन जाता है और वही डेटा आगे चल के कॉमर्स मिनिस्ट्री के एक्सपोर्ट टारगेट्स ड्राइव करता है। ये एक टाइटली इंटरकनेक्टेड इकोसिस्टम है और पॉलिसी डिजाइन करना एक कंप्लीटली नया पैराडाइम है। तो फिर एक काम करते हैं, इस इकोसिस्टम को बेस लेवल से स्टार्ट करते हैं, एग्रीकल्चर। गुड आइडिया। क्योंकि देखिए, बिना स्ट्रॉन्ग एग्रीकल्चरल फाउंडेशन के कोई भी डिजिटल इकोनॉमी ग्राउंड लेवल पर सस्टेन तो नहीं कर सकती ना। जी। PT 365 अपडेट्स में मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंडर PMDDKY यानी प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना का लॉन्च सबसे बड़ा हाईलाइट है। हाँ, ये सच में गेम चेंजर है। इसका स्केल एक्चुअली बहुत मैसिव है। ₹1.44 लाख करोड़ का बजट और 6 इयर्स का टाइम फ्रेम दिया गया है फ्रॉम 2025-26 टू 2030-31। लेकिन मैं ये सोच रही थी कि इसका कोर टारगेट ग्रुप और मैकेनिज्म एग्जैक्टली क्या है। मैं समझाता हूँ। इसका जो कोर ऑपरेशनल मैकेनिज्म है ना, वो एक्चुअली नीति आयोग के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम से हेवीली इंस्पायर्ड है। अच्छा, वो वाला प्रोग्राम जिसने काफी इंटरनेशनल प्रेज गेन किया था। बिल्कुल। उस प्रोग्राम ने ग्लोबली प्रूव किया था कि बैकवर्ड एरियाज पर अगर आप हाइपर टारगेटेड इंटरवेंशंस करें तो वो कैसे फास्ट रिजल्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। तो PMDDKY इन्हीं 100 लो परफॉर्मिंग एग्री डिस्ट्रिक्ट्स पर लेजर फोकस कर रही है, जहां क्रॉप यील्ड कंसिस्टेंटली नेशनल एवरेज से लोअर है या जहां इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट का एक्सेस नेग्लिजिबल है। यानी टारगेटेड अप्रोच है। लेकिन बेनिफिशियरीज कौन है इसमें? टारगेटेड बेनिफिशियरीज प्राइमरीली स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं। वो लोग जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम लैंड होल्डिंग है। ये ब्रैकेट ना इंडियन फार्मिंग पॉपुलेशन का नियरली 86% फॉर्म करता है। 86%? Yeah. That's a huge number. है ना? अगर इन 100 डिस्ट्रिक्ट्स का बेस यील्ड इंप्रूव होता है तो नेशनल मैक्रो इकोनॉमिक एवरेजेस ऑटोमेटिकली स्पाइक करेंगे। बट वेट, यहाँ एक मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव बॉटलनेक क्लियरली दिखता है मुझे। क्या एग्जैक्टली? देखिए, सोर्स मटेरियल कहता है कि इन 100 डिस्ट्रिक्ट्स को ट्रांसफॉर्म करने के लिए PMDDKY प्रैक्टिकली 11 अलग-अलग मिनिस्ट्रीज की 36 एग्जिस्टिंग स्कीम्स का सैचुरेशन बेस्ड कन्वर्जेंस प्रपोज कर रही है। हाँ, कन्वर्जेंस अप्रोच। बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग, इजंट दैट अ रेसिपी फॉर केओस? ये तो लिटरली एक डिश में 36 डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स और 11 अलग-अलग शेफ्स को मिक्स करने वाली बात हो गई ना। हर मिनिस्ट्री अपनी सेपरेट ब्यूरोक्रेसी लेकर आएगी और ग्राउंड लेवल पर सिर्फ कंफ्यूजन क्रिएट होगा। ये परफेक्टली वैलिड एनालिटिकल कंसर्न है और ट्रेडिशनली गवर्नमेंट स्कीम्स इसी इंटरडिपार्टमेंटल फ्रिक्शन की वजह से फेल होती थी। बट यहाँ ना इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रक्चर को कंप्लीटली रीडिजाइन किया गया। कैसे? इस केओटिक ओवरलैप को बाईपास करने के लिए ग्राउंड लेवल पर डिस्ट्रिक्ट धन धान्य समितिज फॉर्म की जा रही हैं, जिन्हें डायरेक्टली वहां के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स लीड करेंगे। अच्छा, तो सेंट्रलाइजेशन हटा दिया। एग्जैक्टली। यानी स्कीम का मैक्रो डिजाइन टॉप डाउन है, लेकिन एग्जीक्यूशन और डिसीजन मेकिंग स्ट्रिक्टली डिसेंट्रलाइज्ड है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करने के लिए हवा में क्वालिटेटिव बातें नहीं होंगी। अब
एग्जैक्ट 117 की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स यानी KPIs डिफाइन किए गए हैं। 117 KPIs. Let's make this concrete. Give me an example. एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इन KPIs को डेली एडमिनिस्ट्रेशन में यूज कैसे करता है? सपोज एक KPI है परसेंटेज ऑफ फार्मर्स विद एक्टिव सॉइल हेल्थ कार्ड्स इन अ ब्लॉक। अब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास ना एक रियल टाइम डिजिटल डैशबोर्ड होगा जो इन 36 स्कीम्स का डेटा एग्रीगेट करता है। ओके अगर किसी स्पेसिफिक ब्लॉक में ये KPI परसेंटेज 20% से ड्रॉप होती है तो सिस्टम इमीडिएटली रेड फ्लैग रेज करेगा। तो उन्हें फाइल्स का वेट नहीं करना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। कलेक्टर को फिजिकली किसी मैनुअल रिपोर्ट का वेट नहीं करना पड़ेगा। उन्हें डैशबोर्ड पर ही दिख जाएगा कि एग्जैक्टली किस गांव में इंटरवेंशन की जरूरत है। हर डिस्ट्रिक्ट की मंथली परफॉर्मेंस रैंकिंग होगी जो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन के बीच एक कॉम्पिटिटिव पीयर प्रेशर क्रिएट करेगी। राइट, सो अकाउंटेबिलिटी को मैन्युअली ट्रैक नहीं किया जा रहा, उसे डिजिटल डैशबोर्ड्स और मैसिव डेटा पाइपलाइन से सिस्टमैटिकली इन्फोर्स कर रहे हैं। सही पकड़ा आपने। और जब ट्रैकिंग के लिए इतने मैसिव रूरल डेटा की जरूरत है तो नेचुरली हमारा डिस्कशन डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन यानी DAM की तरफ शिफ्ट होता है। इस मिशन के लिए स्पेसिफिक ₹6,000 करोड़ एलोकेट हुए हैं। हाँ, ये एक बहुत बड़ा टेक इंफ्रास्ट्रक्चर पुश है। और इसमें जो फाउंडेशनल स्ट्रक्चर है वो है एग्रीस्टैक। अगर मैं इसे ब्रॉडली कैटेगराइज करूं तो एग्रीस्टैक इज बेसिकली एन आधार इक्विवेलेंट फॉर द एंटायर फार्मिंग इकोसिस्टम। एग्जैक्टली, आधार फॉर फार्मर्स आप बोल सकती हैं। व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज कि एग्रीस्टैक सिर्फ एक आइडेंटिटी कार्ड या स्टैटिक डेटाबेस नहीं है। ये एग्रीकल्चर सेक्टर का कोर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसके 3 क्रिटिकल रजिस्ट्रीज या कहूं तो पिलर्स हैं। कौन कौन से? फर्स्ट, फार्मर्स रजिस्ट्री। इसमें हर किसान का एक यूनिक फार्मर आईडी जनरेट होगा जो डायरेक्टली स्टेट के डिजिटाइज्ड लैंड रिकॉर्ड से डायनामिकली लिंक्ड होगा। ओके, मेक सेंस। सेकंड, जियो रेफरेंस्ड विलेज मैप्स, जिसमें सैटेलाइट और ड्रोन इमेजरी के थ्रू हर गांव के खेत की एकदम प्रिसाइज स्पेशियल मैपिंग होगी। और थर्ड, जो सबसे डायनामिक पिलर है, वो है क्रॉप जोन रजिस्ट्री। क्रॉप जोन रजिस्ट्री मतलब बेसिकली रियल टाइम ट्रैकिंग होगी, जैसे ओल्ड मैनुअल गिरदावरी सिस्टम होता था जहां पटवारी अपने रजिस्टर में फसल नोट करता था, उसको रिप्लेस करके अब मोबाइल बेस्ड डिजिटल क्रॉप सर्वे एप्स यूज होंगे। स्पॉट ऑन। पुराना मैनुअल सिस्टम बहुत करप्टेबल और स्लो था। अब लोकल सर्वेयर्स स्मार्टफोन ऐप्स पर डायरेक्टली एंटर करेंगे कि इस स्पेसिफिक जियो टैग्ड खेत में किस सीजन में कौन सी फसल बोई गई है। दैट्स इनक्रेडिबली एफिशिएंट, है ना? एक बार ये 3 रजिस्ट्री सिंक हो गई तो इकोसिस्टम को एब्सोल्यूट क्रिस्टल क्लियर विजिबिलिटी मिल जाती है कि जमीन किसकी है, प्रिसाइसली कहाँ लोकेट करती है और उस पर करंटली एग्जैक्टली क्या ग्रो हो रहा है। बट इस लाइव मैप का एक्चुअल मॉनेटरी इम्प्लीकेशन क्या है? एक एवरेज मार्जिनलाइज्ड फार्मर के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो उन्हें शायद लगेगा कि सिर्फ स्टेट के लिए डेटा कलेक्ट हो रहा है ना? उनकी लाइफ फाइनेंशियली आसान कैसे हो रही है इससे? ये बहुत अच्छा सवाल है। इसका रियल मॉनेटरी इम्प्लीकेशन एक्चुअली लीकेजेस को ब्रूटली प्लग करने और टारगेटेड बेनिफिट ट्रांसफर्स में है। PM किसान स्कीम ना, इसका एक परफेक्ट यूज केस है। जहां इनकम सपोर्ट मिलता है। हाँ, हर साल एलिजिबल फार्मर्स को ₹6,000 मिलते हैं। PT 365 हाइलाइट्स के अकॉर्डिंग रिसेंटली 21st इंस्टॉलमेंट में ₹18,000 करोड़ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी DBT के थ्रू सीधे 9 करोड़ फार्मर्स के बैंक अकाउंट्स में हिट हुए हैं। 18,000 crore in one go. That is massive. एग्जैक्टली। हिस्टोरिकली जब इतने मैसिव स्केल पर फंड्स ट्रांसफर होते थे तो गोस्ट बेनिफिशियरीज और करप्शन का रेट आप जानती हैं बहुत हाई होता था। हाँ, क्योंकि इनएलिजिबल लोग इजीली सिस्टम को गेम करते थे। करंट फ्रेमवर्क क्लैरिफाई करता है, मैंने पढ़ा था कि इसमें काफी स्ट्रिक्ट एक्सक्लूजन्स डिफाइंड है। अब जैसे जो लोग इनकम टैक्स पे करते हैं या इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डर्स हैं। और उसके अलावा स्पेसिफिक प्रोफेशनल्स जैसे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और लॉयर्स, ये सब रिजिडली इनएलिजिबल हैं। और एग्रीस्टैक उन्हीं एक्सक्लूजन्स को सीमलेसली एनफोर्स करता होगा? बिल्कुल। अब मैनुअल वेरिफिकेशन पर रिलायंस ही नहीं है। डेटाबेस सिस्टमैटिकली क्रॉस रेफरेंस करके वेरीफाई करता है कि पैसा स्ट्रिक्टली सिर्फ लेजिटिमेट फार्मर को ही मिले। ये तो जरूरी भी है। प्लस डेटा इंटेग्रिटी मेंटेन करने के लिए एनुअली 5% बेनिफिशियरीज का स्ट्रिक्ट फिजिकल स्पॉट चेक मैंडेटरी है। डिजिटल क्रॉस वेरिफिकेशन और रैंडम फिजिकल चेक्स का ये कॉम्बिनेशन ना सिस्टम को फंडामेंटली लीक प्रूफ बना देता है। मेक्स टोटल सेंस। टेक ने लैंडस्केप को कंप्लीटली मैप कर दिया, बट मैपिंग इज नॉट इनफ, है ना? इफ एग्रीकल्चर इज द इंजन तो फाइनेंस इज द फ्यूल। सही बात है।
तो आइए अब इस मैक्रो लेवल रूरल डेटा से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ग्रासरूट्स लेवल पर एक्चुअल क्रेडिट और कैपिटल कैसे फ्लो हो रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का फ्रेमवर्क यहाँ एक्टिवेट होता है। पीएमजेडीवाई यानी प्रधानमंत्री जन धन योजना ने रिसेंटली 11 साल कंप्लीट किए हैं। शुरुआत में इसे सिर्फ एक जीरो बैलेंस अकाउंट स्कीम की तरह प्रोजेक्ट किया गया था। पीएमजेडीवाई का ये जो स्ट्रक्चरल एवोल्यूशन है वो एक ब्रिलियंट केस स्टडी है। इनिशियल फेज में स्ट्रिक्टली बैंकिंग द अनबैंक्ड का गोल था, यानी लोगों को पहली बार फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम में एंट्री देना। राइट, बेसिक्स पहले। लेकिन अकाउंट खुलने के बाद स्कीम वहां रुकी नहीं, एक सिस्टमैटिक पाइपलाइन क्रिएट की गई। आप इसे ना अकाउंट टू आर्मर टू आर्सनल पाइपलाइन समझ सकती हैं। ओह, आई लाइक दैट फ्रेजिंग। क्योंकि कॉर्पोरेट कॉन्टेक्स्ट में ₹10,000 प्रैक्टिकली नेग्लिजिबल लगता है ना? कॉर्पोरेट के लिए हाँ, बट ग्रास रूट्स पे नहीं। एग्जैक्टली। अगर एक डेली वेज अर्नर का अचानक से सडन मेडिकल इमरजेंसी में ₹5,000 का बिल आ जाए, तो हिस्टोरिकली उन्हें लोकल मनी लेंडर के पास जाना पड़ता था और वहाँ इंटरेस्ट रेट्स कंप्लीटली प्रेडिटोरी होते थे, समटाइम्स 50% या उससे ज्यादा। हालत खराब हो जाती थी उनकी। ये ₹10,000 का ओवरड्राफ्ट बेसिकली एक फॉर्मल माइक्रो क्रेडिट बफर है जो उन्हें इंस्टेंटली उस जेनरेशनल डेट ट्रैप से बचा लेता है। एग्जैक्टली, ये बेसिकली फंडिंग द अनफंडेड फेज था। लेकिन पॉवर्टी एलिविएशन तभी सस्टेनेबल होती है जब ये सर्वाइवल माइक्रो क्रेडिट एक्चुअली स्केल अप होकर वेल्थ जनरेटिंग बिजनेस कैपिटल बन जाए। और वहीं से मुद्रा लोन स्टार्ट होते हैं। बिल्कुल, वहीं से पीएमएमवाई यानी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का क्रूशल रोल स्टार्ट होता है। मुद्रा ने भी रिसेंटली अपने 10 साल पूरे कर लिए हैं। ये उन नॉन कॉर्पोरेट, नॉन फार्म, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस को टारगेट करती हैं जिनकी क्रेडिट रिक्वायरमेंट ₹20 लाख से कम है। और यहाँ ना क्रेडिट डिलीवरी को स्टेजेस में ब्यूटिफुली स्ट्रक्चर्ड किया गया है। मैंने नोट्स में देखा था एक क्लियर ग्रोथ लैडर डिजाइन की गई है। अगर किसी छोटे बिजनेस को ग्रो करना है तो क्या उन्हें बार बार नए प्रोसेस से गुजर करके लोन लेना पड़ेगा? इज देयर अ लैडर फॉर ग्रोथ? आपने बिल्कुल सही वर्ड यूज किया, लैडर। एक एग्जैक्ट लैडर डिजाइन की गई है। सबसे बेस पर शिशु कैटेगरी है जिसमें ₹50,000 तक का लोन मिलता है एकदम नई वेंचर्स के लिए। जब बिजनेस थोड़ा स्टेबलाइज हो जाए तो किशोर कैटेगरी में ₹50,000 से ₹5 लाख तक का कैपिटल अवेलेबल है। ओके, गॉट इट। फिर तरुण कैटेगरी आती है जहां ₹5 लाख से ₹10 लाख तक का सपोर्ट मिलता है। लेकिन अब नए पॉलिसी अपडेट्स में ना एक नई एक्सटेंशन प्रोमिनेंटली फीचर कर रही है, तरुण प्लस। ये ₹10 लाख से ₹20 लाख तक के क्रेडिट को कवर करती है। हो वाओ, एक और नया लेवल। बट इसके कुछ कंडीशंस भी तो होंगे। पर इसमें एक स्ट्रिक्ट एलिजिबिलिटी कंडीशन है। ये स्पेसिफिक अपग्रेड सिर्फ उन्हीं एंटरप्रेन्योर्स को मिलेगा जिन्होंने अपने प्रीवियस तरुण लोन्स कंप्लीटली सक्सेसफुली और टाइम पर रिपे किए हैं। ये तो बेसिकली बिहेवियरल इकोनॉमिक्स का एक मास्टर स्ट्रोक है ना? देखा जाए तो ये फाइनेंशियल डिसिप्लिन को लिटरली गेमिफाई करने जैसा है। आपने ट्रांसपेरेंटली रिकॉर्ड्स मेंटेन किए और टाइम पे किया और सिस्टम ने आपको लेवल अप कर दिया और ज्यादा एक्सपेंशन कैपिटल अनलॉक कर दिया। प्रिसाइसली, सिस्टम एसेंशियली आपके वेरीफाइड गुड फाइनेंशियल बिहेवियर को रिवॉर्ड कर रहा है, जिससे नेचुरली डिफॉल्ट रेट्स मिनिमाइज हो जाते हैं। और ग्राउंड लेवल पर फॉर्मलाइजेशन एनकरेज करने के लिए एक और मैसिव इंसेंटिव है। वो क्या? शिशु लोन्स के लिए अगर बोरोवर अपना माइक्रो लोन प्रॉम्प्टली रीपे करता है तो गवर्नमेंट उन्हें 12 मंथ्स तक 2% इंटरेस्ट सबवेंशन प्रोवाइड करती है। यानी प्रॉम्प्ट पेमेंट पर आपको इंटरेस्ट रेट में डायरेक्ट डिस्काउंट मिल रहा है। That is brilliant. But let's look at the obvious friction point here. बोलिए। एक रोड साइड वेंडर या मान लीजिए गांव के माइक्रो मैन्युफैक्चरर के पास कमर्शियल बैंक्स को देने के लिए ना तो हेवी एसेट्स होते हैं और ना कोई वैलिड कोलैटरल। तो ट्रेडिशनल बैंक्स इन इनफॉर्मल माइक्रो यूनिट्स को लोन देने का इतना हाई रिस्क आके क्यों लेंगे? उनकी बैलेंस शीट तो इमीडिएटली एक्सपोज हो जाएगी ना। यही तो ट्रिक है, क्योंकि वो हाई रिस्क एक्चुअली कमर्शियल बैंक्स अपने ऊपर ले ही नहीं रहे हैं। पीएमएमआई लोन्स कंप्लीटली कोलैटरल फ्री होते हैं ड्यू टू डायरेक्ट गवर्नमेंट इंटरवेंशन। बैंक्स को कंफर्ट देने के लिए एक स्पेशलाइज्ड ट्रस्ट फंड क्रिएट किया गया है, क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट्स या CGFMU। तो बेसिकली CGFMU एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह फंक्शन कर रहा है। I mean, अगर हम माइक्रो लेंडिंग के पूरे प्रोसेस को एक हेवीली पॉटहोल्ड बम्पी रोड मान लें तो बैंक्स इस रास्ते पर अपनी गाड़ी चलाने से नेचुरली डरते हैं, क्योंकि डिफॉल्ट्स के पॉटहोल्स उनकी बैलेंस शीट को डैमेज कर सकते हैं। राइट, बिल्कुल। CGFMU उस गाड़ी का हेवी ड्यूटी सस्पेंशन सिस्टम बन जाता है। अगर किसी माइक्रो बिजनेस का डिफॉल्ट का झटका लगता है
तो ये गवर्नमेंट फंड मैक्सिमम फाइनेंशियल हिट एब्जॉर्ब कर लेता है और बैंक का प्राइमरी कैपिटल सेफ रहता है। That is a highly accurate mechanical metaphor. सच में CGFMU की इन्हीं गारंटीज की वजह से ही रिस्क अवर्स बैंक्स कॉन्फिडेंटली कैपिटल डिसबर्स कर पाते हैं बिना बोरोवर से किसी प्रॉपर्टी या एसेट कोलैटरल की डिमांड किए। Okay, let's step back and look at the progression we've tracked here. Grassroots level पर किसान डिजिटली मैप हो गया और vulnerable baseline populations के पास banked accounts और overdraft survival funds आ गए और माइक्रो बिजनेसेस को मुद्रा और CGMU के थ्रू ग्रोथ कैपिटल भी मिल गया। The base is completely solid now. एकदम सॉलिड फाउंडेशन। अब नैरेटिव को हम लोकल स्केल से मैक्रो लेवल फिजिकल एक्सपेंशन पर ले जाने का वक्त है। इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना और ग्लोबली सप्लाई चेन्स में इंटीग्रेट होना, ये नेक्स्ट एवोल्यूशन आती है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट और कॉमर्स के अंडर। यहाँ नॉर्थ वेस्ट सोर्स में विकसित ग्राम पंचायत प्लान्स का रेफरेंस है जिसे इंटेंशनली पीएम गतिशक्ति फ्रेमवर्क के साथ लिंक किया गया है। हाँ, इस लिंकेज को टेक्निकल टर्म्स में कन्वर्जन प्लानिंग कहते हैं। पीएम गतिशक्ति एज यू नो नेशनल मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स का डिजिटल मास्टर प्लान है। राइट। जब एक छोटे से ग्राम पंचायत की लोकल प्लानिंग कमेटी अपने डेवलपमेंट प्लान्स बनाती है ना, तो वो अब आइसोलेट होकर नहीं बनाती। गांव की कनेक्टिविटीज या वेयर हाउसेज या वाटर कंजर्वेशन बॉडीज वो सीधा नेशनल लॉजिस्टिक्स ग्रिड और मैक्रो इकोनॉमिक मास्टर प्लान का हिस्सा बन जाती हैं। इस मल्टी लेयर्ड प्लानिंग को ही रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक डेजिग्नेट किया गया है। Here's my pushback on the practical execution of this though. Source references में एक टर्म बार बार हाईलाइट की गई है, एग्रीकल्चरल लेबर बैलेंस। राइट। अगर गवर्नमेंट मास लेवल पर गांव में रूरल पब्लिक वर्क्स इनिशिएट करती है और नेशनल ग्रिड बिल्ड करती है, तो ऑब्वियसली गांव के एग्रीकल्चरल लेबरर्स वहां काम करने शिफ्ट होंगे क्योंकि उन्हें स्टेडी वेजेस मिलेंगी। नेचुरली लोग वहीं जाएंगे जहां स्टेडी पैसा मिलेगा। लेकिन पीक हार्वेस्ट सीजन में तो खेती में पहले से ही सिवियर लेबर शॉर्टेज होती है ना। डजंट बिल्डिंग मैसिव रोड्स ड्यूरिंग हार्वेस्ट कंप्लीटली डिस्ट्रॉय द एग्रीकल्चरल मोमेंटम? और यही पर एग्रीकल्चर लेबर बैलेंस का एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन डिजाइन पॉलिसी मेकर्स की ना डीप मैक्रो इकोनॉमिक मैच्योरिटी प्रूव करता है। कैसे सॉल्व किया उन्होंने ये कॉन्सेप्ट एसेंशियली इंश्योर करता है कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स स्ट्रिक्टली काउंटर साइक्लिकल तरीके से प्लान और शेड्यूल किए जाएं। यानी जब खेती पाड़ी में बोवाई या कटाई का पीक सीजन चल रहा हो, तब इन नॉन एसेंशियल पब्लिक वर्क्स को डिलिबरेटली पॉज या स्केल डाउन कर दिया जाता है। ओह वाओ, ताकि फार्म फील्ड्स के लिए लेबर इजीली अवेलेबल रहे। एग्जैक्टली। और जब लीन एग्रीकल्चरल पीरियड्स आते हैं जहां किसान या मजदूर के पास सेकेंडरी एम्प्लॉयमेंट नहीं होता, तब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फुल थ्रॉटल पर रिज्यूम किया जाता है। इस सिंक्रोनाइजेशन से लेबरर्स को साल भर गारंटीड इनकम मिलती है, वेज इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहता है और एग्रीकल्चर सेक्टर नेचुरली लेबर शॉक सफर नहीं करता। नाउ दैट इज रिमार्केबली स्मार्ट स्केड्यूलिंग। इकोनॉमी के रूरल और इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों इंजन्स परफेक्टली एक साथ रन कर रहे हैं बिना एक दूसरे का रिसोर्स ड्रेन किए। अच्छा, हियर्स वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग। हाँ जी, बताइए। लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑप्टिमाइज हो गया, MSMEs ग्रो कर गए। अब इन लोकल मैन्युफैक्चरर्स और यूनिट्स को अग्रेसिवली ग्लोबल अरीना में कम्पीट करना है ना? बिल्कुल। लेकिन क्रॉस बॉर्डर ट्रेड और इंटरनेशनल ऑर्डर्स लेना एक इनहेरेंटली हाई रिस्क गेम है। बहुत हाई रिस्क है, स्पेशली छोटी कंपनीज के लिए। वही ना, एक छोटे एक्सपोर्टर के पास इन्वेंट्री में कैपिटल ब्लॉक करने की और पेमेंट डिफॉल्ट्स अब्सॉर्ब करने की कैपेसिटी ही नहीं होती। बिल्कुल। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज यानी DFS ने इस स्पेसिफिक हर्डल को न्यूट्रलाइज करने के लिए CGSE लॉन्च की है, क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एक्सपोर्टर्स। If we connect this to the bigger macroeconomic picture, हमारी कंट्री का स्टेटेड इकोनॉमिक एम्बिशन ग्लोबली $1 ट्रिलियन एक्सपोर्ट्स हिट करना है। ये टारगेट प्रैक्टिकली सिर्फ जायंट कॉन्ग्लोमरेट्स या हैंडफुल ऑफ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस के आउटपुट के भरोसे अचीव नहीं हो सकता है ना। इम्पॉसिबल है, उन्हें MSMEs को लाना ही पड़ेगा। इस पाइपलाइन में ग्रास रूट MSMEs का मास स्केल इंटीग्रेशन प्रैक्टिकली नॉन नेगोशिएबल है। CGSE एक्सप्लिसिटली उन्हीं एक्सपोर्टर्स के लिए डिजाइन की गई है जिनके पास हैवी कैपिटल लिमिट्स या कोलैटरल बैकिंग नहीं है। नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी यानी NCGTC के मैकेनिज्म के थ्रू एग्जैक्ट ₹20,000 करोड़ का कोलैटरल फ्री सपोर्ट सीलिंग सेटअप किया गया है। और करंट ऑपरेशनल गाइडलाइंस इंडिकेट करती हैं कि स्कीम का गारंटी कवरेज एग्जैक्टली 100% है। यानी क्रेडिट डिसबर्स करने वाले मेंबर लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस के लिए डिफॉल्ट रिस्क तो इफेक्टिवली 0 हो गया ना। 0% रिस्क। इसके अलावा बोरोवर
यानी उस छोटे एक्सपोर्टर से अपफ्रंट कोई गारंटी फी भी चार्ज नहीं की जा रही है। 0 गारंटी फी, 100% कवरेज। ये ग्लोबल मार्केट पेनिट्रेट करने के लिए एक अनप्रेसिडेंटेड सेफ्टी नेट है। एब्सोल्युटली। और मैं एक और बात ऐड करूं, ग्लोबल प्राइसिंग पैरामीटर्स पर कॉम्पिटिटिव बने रहने के लिए ना एक और फाइनेंशियल लेयर ऐड की गई है इसमें। निर्यात प्रोत्साहन इनिशिएटिव के अंडर इन एमएसएमईज को प्री शिपमेंट और पोस्ट शिपमेंट रुपी एक्सपोर्ट क्रेडिट पर 2.75% का बेस इंटरेस्ट सबवेंशन प्रोवाइड किया जा रहा है। ओके, सो एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल रहा है। थिंक अबाउट द कंप्लीट पैकेज। आपको एक्सपोर्ट फुलफिल करने के लिए कोलैटरल फ्री वर्किंग कैपिटल मिल रहा है, 0 गारंटी फी डिडक्ट हो रही है, और उस बोरोइंग पर जो फाइनल इंटरेस्ट रेट अप्लाई होता है उसमें भी गवर्नमेंट ऑलमोस्ट 3% का डायरेक्ट डिस्काउंट अब्सॉर्ब कर रही है। ये मैसिव सपोर्ट स्ट्रिक्टली इसलिए है ताकि एक टियर 3 सिटी का लोकल मैन्युफैक्चरर भी प्योर फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस के साथ इंटरनेशनल बायर्स को डायरेक्टली सप्लाई ऑर्डर्स पिच कर सके। तो अगर हम आज के इस पूरे एक्सटेंसिव एनालिसिस को थोड़ा सिंथेसाइज करें तो फ्लो बहुत लॉजिकली अपेरेंट लगता है मुझे। हमने स्टार्ट किया था एक सिंगल फार्मर के इनविजिबल डिजिटल आइडेंटिफिकेशन से, जहां एग्रीस्टैक और डैम ने उसे मैप किया। सही बात है। वहां से पीएम किसान और पीएमजेडीवाई ने उस बेसलाइन पॉपुलेशन को क्रिटिकल सर्वाइवल सेफ्टी नेट्स और फॉर्मल बैंकिंग दी। उसके बाद पीएमएमएवाई और सीजीएफएमयू ने उसी बेसिक फाइनेंशियल फुटप्रिंट को एक फॉर्मलाइज्ड बिजनेस में स्केल करने का रिस्क फ्री कैपिटल दिया। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर आया। हाँ, विकसित ग्राम पंचायत प्लान्स ने उस बिजनेस को नेशनल कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर दी। और फाइनली सीजीएसई फ्रेमवर्क ने उस स्केल्ड माइक्रो बिजनेस को ग्लोबल एक्सपोर्टर बनने का रनवे प्रोवाइड किया। ये प्रैक्टिकली 5 अलग-अलग डिस्कनेक्टेड स्कीम्स नहीं है, ये वेल्थ क्रिएशन के एक सिंगल मैसिवली इंटरकनेक्टेड पाइपलाइन है। एग्जैक्टली, मेरा पॉइंट भी यही था। और जो लोग स्पेसिफिकली यूपीएससी जैसे एक्सट्रीमली कॉम्पिटिटिव एनालिटिकल एग्जाम्स टारगेट कर रहे हैं ना, या प्योरली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन समझना चाहते हैं, उनके लिए ये अप्रोच फ्रेमवर्क मास्टर करना सबसे क्रिटिकल टेक अवे होना चाहिए आज। डॉट्स कनेक्ट करना ही सबसे जरूरी स्किल है। बिल्कुल। मेंस एग्जाम में या एक्चुअल रियल वर्ल्ड गवर्नेंस में आइसोलेटेड स्कीम एलोकेशंस याद रखना उतना यूटिलिटी नहीं रखता जितना उन मैक्रो इकोनॉमिक डिटेल्स के बीच के इनविजिबल डॉट्स कनेक्ट करना जरूरी है। जब रूरल इकोनॉमी या इंक्लूसिव ग्रोथ पर एनालिसिस रिक्वायर्ड हो तो आपका आर्ग्यूमेंट सिर्फ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पर स्टॉप नहीं हो सकता। आपको लॉजिकली डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, फॉर्मलाइज्ड माइक्रो क्रेडिट लैडर्स और ग्लोबली बैक्ड एक्सपोर्ट पाइपलाइंस को ऑर्गेनिकली लिंक करना ही होगा। यही होलिस्टिक मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग एक कॉम्पिटेंट एडमिनिस्ट्रेटर और बेहतर पॉलिसी मेकर डेवलप करती है। आई कंप्लीटली एग्री। सरफेस लेवल डेटा से आगे बढ़कर कॉजेलिटी और डॉट्स कनेक्ट करना ही तो एनालिटिकल थिंकिंग का कोर पर्पस है। लेकिन इस डीप डाइव को कंक्लूड करने से पहले एक बहुत ही क्रूशल और स्लाइटली अनकंफर्टेबल डायमेंशन है जिसे हम नेचुरली इग्नोर नहीं कर सकते। जरूर। आज हमने लगभग जितनी भी ट्रांसफॉर्मेटिव पॉलिसीज और फ्रेमवर्क्स डिस्कस किए, चाहे वो एग्रीस्टैक की ऑटोमेटेड रजिस्ट्रीज हों, पीएमडीडीकेवाई के 117 सेंट्रलाइज्ड केपीआईज हों, या पीएम किसान के रिजिड डिजिटल एक्सक्लूजन्स हों, उन सब में ना एक स्ट्रक्चरल पैटर्न टोटली अनडिनाएबल है: डेटा रिलायंस। मशीन रीडेबल डेटा। एक्सपोनेंशियली एक एल्गोरिथमिक गवर्नेंस के एरा में ट्रांजिशन कर रहे हैं। एक ऐसा सिस्टम जहां रिसोर्सेज का स्टेट एलोकेशन और इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी स्ट्रिक्टली मशीन रीडेबल डेटा पॉइंट्स डिसाइड कर रहे हैं। बट दिस रेजेस अ यूनिवर्सली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ अस टू क्रिटिकली एक्सप्लोर। अगर स्टेट की पॉलिसी डिलीवरी पूरी तरह से डिजिटल, ऑटोमेटेड और प्योरली डेटा ड्रिवन होती जा रही है, तो उन डीपली मार्जिनलाइज्ड पॉपुलेशंस का क्या होगा जिनके पास स्टेबल डिजिटल फुटप्रिंट्स ही नहीं है? राइट, जिनके रिकॉर्ड्स ही मिसिंग हैं, जिनकी डिजिटल लिटरेसी ग्राउंड जीरो पर है, या जिनके रिकॉर्ड्स डिजिटाइज्ड लैंड डेटाबेसेस में इनएक्यूरेटली एंटर्ड है। एल्गोरिथम्स और ऑटोमेटेड डैशबोर्ड्स तो प्रैक्टिकली सिर्फ वही रियलिटी एक्नॉलेज करते हैं जो स्क्रीन पर फ्लैश होती है ना। अगर कोई हेवीली वल्नरेबल इंसान उस स्पेसिफिक डेटाबेस फ्रेमवर्क में एक्यूरेटली मैप ही नहीं हुआ, तो क्या वो इस मैसिव गवर्नेंस मशीनरी के ब्लाइंड स्पॉट्स में हमेशा के लिए इनविजिबल हो जाएगा? ये एक फिनोमिनल और सोबरिंग थॉट है एक्चुअली। एक तरफ मैसिव डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमी को लिटरली बुलेट ट्रेन की स्पीड दे रहा है, पर दूसरी तरफ ये स्ट्रक्चरल रिस्क बहुत रियल है कि कहीं बेस लेवल पर लोग इन प्योरली एल्गोरिथमिक ब्लाइंड स्पॉट्स में हमेशा के लिए न छूट जाएं। ये डिजिटल वर्सेस एक्चुअल रियलिटी का गैप और एल्गोरिथमिक एक्सक्लूजन
एक ऐसी प्रॉब्लम है जो आने वाले वक्त में ग्लोबली सबसे बड़ा पॉलिसी डिबेट और एथिकल चैलेंज बनने वाली है। बिल्कुल, और इस पे ध्यान देना सबसे ज़रूरी है। मैं चाहती हूँ कि आप लोग इस डेटा ड्रिवन मशीनरी के इन हिडन सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स पर खुद थोड़ी डीप रिसर्च करें। ये इंश्योर करना सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारा फ्यूचर डिजिटल होने के साथ साथ ट्रूली इंक्लूसिव भी हो। खैर, आज के इस कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस में इतना ही। कीप एनालाइजिंग द कॉजालिटी, कीप कनेक्टिंग द डॉट्स, और हम मिलेंगे अगले डीप डाइव में एक नए कॉम्प्लेक्स पॉलिसी मैट्रिक्स के साथ।